प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको समझाया पहले वीडियो में। जिस महत्वपूर्ण बात में एक बात यह है कि सेम साइड के टू पॉलीगॉन्स, सेम साइड्स टू पॉलीगॉन्स फिगर सिमिलर होते हैं यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। राइट? क्या कहा मैंने कहा सेम साइड्स के टू पॉलीगॉन्स फिगर सिमिलर होते हैं if their corresponding angle are equal, and second, if their corresponding sides ratio are equal, सेम रेशियो या कि प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन। आप जानते हैं कि ट्रायंगल भी पॉलीगन्स है, ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है। ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है मेरे भाई। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, सी का कॉरस्पॉन्डिंग आर। यदि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, यानी कि एंगल ए corresponding angle A is equal to angle angle P and angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R। if ये भी ट्रायंगल भी पॉलीगॉन्स है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल कब सिमिलर होगा? यदि if their corresponding angle are equal and their corresponding side are in same ratio, AB upon PQ। AB की corresponding side PQ है और BC की corresponding side QR है और AC की corresponding side PR है। अगर ये दोनों प्रतिबंध को पूरा करता है ट्रायंगल, तब ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। राइट? इतनी बात समझ में आई। आप चलते हैं जो मैंने टॉपिक लिखा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। थेल्स एक यूनानी मैथमेटिशियन है जिन्होंने कहा कि अगर टू ट्रायंगल इक्विएंगुलर, इफ टू ट्रायंगल आर इक्विएंगुलर, अगर दो ट्रायंगल बराबर एंगल के हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, तब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। इसके लिए उन्होंने जो तथ्य रखा, जो अपनी बात रखी, जो अपना परिणाम रखा, जो अपना बिलीव रखा, उसी को कहा गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर परीक्षा में दे दी जाती है। उन्होंने क्या कहा? थेल्स ने कहा कि अगर टू ट्रायंगल इक्विएंगुलर हैं, अगर दो ट्रायंगल इक्वल एंगल हैं के हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। राइट? तो उन्होंने ऐसी विचारधारा रखी, इसीलिए कहा गया प्रोपोर्शनैलिटी का उन्होंने जो थीम दिया, उन्होंने जो विचारधारा रखी, उसी को कहा गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, थेल्स मैथमेटिशियन। ठीक है,
तो उन्होंने इस बात को कैसे प्रूव किया, आइए देखते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है। ये एक हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट जो है, उन्होंने जो अपनी विचारधारा रखी, जिस रूप में उन्होंने कहा अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए, तो वो लाइन अदर टू साइड को जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, वो डिस्टिंक्ट पॉइंट अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। आप स्टेटमेंट पढ़िएगा किसका, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का। आपके बुक में लिखा है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहते हैं थेल्स महोदय। थेल्स महोदय कहते हैं, if a line is drawn parallel to one sides of a triangle, अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल खींची जाए, यानी डी पैरेलल बी सी खींची गई, तो ये डी पॉइंट और ई पॉइंट ए बी और ए सी अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। उन्होंने ऐसा कहा, यही थेल्स थ्योरम हो गई। ठीक है, तो जब हम थ्योरम प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, दिया क्या। तो यहाँ क्या दिया है, किसी ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड क्या डी ई पैरेलल बी सी, इतना दिया, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है भाई, उन्होंने कहा कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए अपॉन ई सी, ये प्रूव करना है। इस प्रूव करने के लिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, तो उन्होंने कहा कि डी से ई से ए बी पर एक हमने परपेंडिकुलर खींच लिया ऐसे, ये क्या है परपेंडिकुलर, इधर भी इधर भी, इसको मान लेते हैं ई एफ। और डी से उन्होंने एक परपेंडिकुलर खींचा, ये दोनों ओर परपेंडिकुलर है, यानी डी जी उन्होंने परपेंडिकुलर खींचा और ज्वाइन कर दिया, डी को सी से ज्वाइन किया और बी को ई से ज्वाइन किया। राइट, छोटा तो नहीं है ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन किया, रचना करी उन्होंने, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर, EF परपेंडिकुलर, ये EF AB परपेंडिकुलर है, तो EF परपेंडिकुलर AB एंड DG परपेंडिकुलर AC, कॉमा ज्वाइन, क्या ज्वाइन DC एंड BE, फुल स्टॉप। क्या किया, DC को और BE को उन्होंने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ फोर्थ पॉइंट होगा प्रूफ, उपपत्ति हिंदी में कहते हैं। अब आइए चलिए इसी को हम प्रूव करते हैं, ठीक है ना, प्रूव करते हैं। Since EF
since EF is perpendicular since EF, ये EF परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। since EF is perpendicular to AB, therefore EF is the height of triangle, therefore EF is a height of triangle ADE and triangle DBE. ADE and triangle DBE. उन्होंने कहा कि अगर EF परपेंडिकुलर है AB पर तो EF ADE की भी हाइट होगी और EF DBE की भी हाइट होगी। समझते चलिएगा प्लीज। तो हमको ट्रायंगल ADE की हाइट EF मिल गई और ट्रायंगल DBE की भी हाइट EF मिल गई। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is equal to 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट होता है भाई, बेस इंटू हाइट होता है। क्या बेस इंटू हाइट होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होता है? ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला। ADE की बात कर रहा हूं, ADE ट्रायंगल में एरिया का फार्मूला लगाया तो बेस इंटू हाइट, यानी कि हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है AD इंटू हाइट क्या है EF, राइट। ये फर्स्ट हमको मिल गया। इसी प्रकार से नाउ इन ट्रायंगल DBE की भी हाइट EF होगी। ध्यान दीजिएगा, DBE की हाइट अगर ट्रायंगल इस प्रकार से बना है, ये क्या हो गया DBE हो गया ट्रायंगल। अगर इसको हम बेस माने तो हाइट आगे चलकर ये परपेंडिकुलर खींचा जाएगा। इसीलिए अगर हम DB को बेस माने तो DB आगे गई और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये इस DBE की हाइट हुई। अभी मैंने यहाँ बताया, राइट। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, नाउ area of triangle DBE is equal to 1/2। डायरेक्ट लिखें, चाहे हम पहले फार्मूला लिख दें बेस इनटू हाइट, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE is equal to 1/2। बेस क्या है DB, हाइट क्या है EF मेरे भाई। ये सेकंड हो गया, ठीक है। कुल मिला के ध्यान दीजिएगा, ADE ट्रायंगल में एरिया का फार्मूला लगाया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट AD इंटू EF, राइट ना। उसी प्रकार से चित्र देखें, इस मैथ में चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, चित्र पर जाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DB को हमने बेस माना तो EF उसकी हाइट बता चुके हैं, ठीक है।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी इज इक्वल टू 1/2 बेस डीबी हाइट ई एफ। अब हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट को हम सेकंड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट, हमने फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया तो ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष से डिवाइड होगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस ए डी है, हाइट ई एफ है, अपॉन 1/2 इंटू इसकी बेस डी बी है और हाइट ई एफ है। आप देख लें ई एफ से ई एफ कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। इतना समझ में आया, हमने इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड करने पर ये डिवाइड करके आपको दिखाया। सिमिलरली इसी तरह से भाई इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी ई को हम ए ई डी लिख ले, ए ई डी एंड ट्रायंगल क्या लिखेंगे, डी ई सी, या कि डी ई सी, सी ई डी कुछ लिख लें, सी ई डी क्या हो जाएगा। अब आप देखें इस ट्रायंगल ए डी को हमने ए ई डी लिखा, अब ए को हम बेस मानेंगे तो डी जी इसका क्या है मेरे भाई, डी जी इसकी हाइट है, और जब हम ई सी डी डी ई सी कुछ कहें तो बेस हम इसको मान रहे हैं, तो पूरा यही नियम लग गया, जब इसको हम बेस माने तब ये भी हाइट है, जब ए डी ई ट्रायंगल को हमने बेस माने तब भी ये हाइट है, ठीक है। तो सिमिलरली वी कैन राइट, सेम उसी तरह हम उसको लिख देंगे मेरे भाई, तो लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, राइट, ई सी डी is equal to A upon EC. This is fourth equation. इतनी सी बात अब आपको वीडियो रोककर पहले लिखनी होगी, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ठीक है। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन प्लीज इसको रोक करके आप लिखिएगा, आगे चलते हैं, आगे समझाते हैं इसको। ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। थर्ड और फोर्थ आप रोक कर लिखेंगे तब आपको ध्यान रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं तो मुझे तो ध्यान रहेगा, क्योंकि मैं फिगर देखकर लिख लूंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मैथ में फिगर देखना, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम थर्ड
and fourth we get। थर्ड और फोर्थ की इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, किसकी? थर्ड एंड फोर्थ की। अब एक चीज देखें, थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन लिख लें तो आपको समझाने में सुविधा होगी। तो हम लिखे लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इजकल टू ए डी अपॉन डी बी। ये था थर्ड, मैं यहाँ लिखे लेता हूँ आपको दिखे, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इजकल टू था ए अपॉन ई सी। ये फोर्थ था। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, तो ये हमने नहीं प्राप्त किया, इसको ऐसे कर दो, ये मैंने लिखा आपको समझ में आया। अब नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, सिंस एक चीज समझ लें, ई सी डी इस ट्रायंगल को देखिए एंड डी बी सी को देखिए, इन दोनों का सेम बेस डी है और ये सेम पैरेलल लाइन डी और बी सी में फैले हुए होंगे, फैले हुए हैं होंगे नहीं। आपने थ्योरम पढ़ा होगा क्लास 9th में कि अगर टू ट्रायंगल लाई बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन देन देयर एरिया आर इक्वल, ठीक है। अब ई सी डी पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इसका बेस ये, और डी बी ई इसका भी बेस ये, दोनों ट्रायंगल का बेस डी है। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिंस नहीं बट, लेकिन बट ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल डी बी ई कहें, डी ई सी कहें, अब उसको डी ई सी कहें या ई सी डी कहें, क्योंकि हमने ई सी डी लिखा है तो ई सी डी। बट ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल ई सी डी आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस and same base D, same base DE and same base D में है भला, and between the same parallels and between the same parallels DE parallel या कि डी एंड बी सी, डी एंड बी सी, ये समझ आया भाई। ट्रायंगल डी बी ई और ट्रायंगल ई सी डी सेम बेस में है, दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन है, डी पैरेलल बी सी। सो क्या? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, इनकी एरिया इक्वल होगी, यानी डी बी ई और ई सी डी ट्रायंगल की एरिया इक्वल होगी मेरे भाई, ठीक है।
and area of triangle ADE is equal to area of triangle AED। ये क्यों लिखा भाई? ADE की एरिया AED की एरिया बराबर है, ठीक है। यानी ADE की एरिया AED एरिया के बराबर, राइट, ठीक है ना। और DBE की एरिया ECD के बराबर। देन हम लिख सकते हैं का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE is equal to area of triangle AED upon area of triangle ECD। ये इसके बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर होगा। ADE AED के बराबर है, DBE ECD के बराबर है, इसलिए ये बराबर इसके हो गया। इसको हम मान लें ये दोनों इक्वल है, तो इसके बराबर क्या है भाई? सो हम लिख सकते हैं इसके बराबर क्या है? AD अपॉन DB। और इसके बराबर क्या है? AE अपॉन EC। प्रूव्ड हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। प्रूव्ड हो गया ना। यही प्रूव करने में यही था, यही हमें प्रूव करना था भाई, यही ना प्रूव करना था। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, यही प्रूव करना था। इसमें समझना मात्र ये है कि DBE और ECD की एरिया इक्वल क्यों है। तो कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन में लाई है, फैले हुए हैं, तो उनकी एरिया इक्वल होगी। हमने 9th में पढ़ा होगा, इफ टू ट्रायंगल लाई बिटवीन सेम बेस and same parallel line then their area are equal। इसलिए ये इसके इक्वल हो गया। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हो गया। थ्योरम प्रूव्ड हो गई मेरे भाई, थ्योरम प्रूव्ड हो गई। बात समझ में आए? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें कोई बात नहीं समझ में आ रही है सो प्लीज आप ये कहिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आगे आपको समझाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का उल्टा, ठीक है, इनवर्स, ठीक है। आगे आप क्या समझेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको समझाते हैं। आप प्लीज इसको नोट करिएगा, सेकंड थ्योरम आपको समझाते हैं। ओके, आइए चलते हैं। सेकंड थ्योरम क्या कहती है भाई? फर्स्ट थ्योरम यदि आपको समझ में आ गई तो सेकंड थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इनवर्स कन्वर्स हम आपको समझा रहे हैं। नो इनवर्स, कन्वर्स, उल्टा, ठीक है। तो ये थ्योरम 2 हो गई, 2 जिसको 6.2 कहते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। 6.2 आपके किताब में लिखा हुआ, कुल मिला के इसको कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक, कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। उसका स्टेटमेंट क्या कहता है? उसका स्टेटमेंट कहता है अगर किसी ट्रायंगल में ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन मान लेते हैं L, एक लाइन जो DE पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन
ट्रायंगल के टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ अ लाइन क्या कहती है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कहता है किसका? बेसिक प्रोपोर्शनल का कन्वर्स। इफ a line divides any two sides of a triangle in equal ratio, same ratio, then the line is parallel to third side. Simple है। If a line divide two sides of a triangle in equal ratio, then the line पैरेलल टू थर्ड साइड। इसमें क्या प्रूव करना है कि डी ई यानी एल पैरेलल है बी सी के। ठीक है, इसमें गिवन क्या है? तो गिवन है इसमें मेरे भाई, इस थ्योरम में गिवन है ट्रायंगल ए बी सी एंड पैरेलल नहीं गिवन है, इसमें गिवन है एंड ट्रायंगल एबीसी एंड क्या गिवन है? इसमें गिवन है ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए अपॉन ई सी। इसमें गिवन है। कैसे गिवन है? कहता है अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल के टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। इसलिए यहाँ टू प्रूव क्या करना है? वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी, यानी डी ई पैरेलल बी सी प्रूव करना है, यानी एल पैरेलल बी सी प्रूव करना है। एल में ही डी ई है। ठीक है, ये लिखे चाहे ये लिखे, बात यही। कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में अब हम मान लेते हैं कि ये डी ई तो पैरेलल नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये पैरेलल है भाई, डी एफ पैरेलल है, ये डी एफ, ये मान लेते हैं, उल्टा करके चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि डी एफ पैरेलल है, डी तो पैरेलल नहीं है तो डी एफ पैरेलल है मान लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? सिंपल लिख लेंगे, ड्रॉ। हमने मान लिया कि D इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो हम कंस्ट्रक्ट एक रचना करते हैं कि डी एफ पैरेलल, ड्रॉ डी एफ पैरेलल बी सी। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि डी एफ पैरेलल है, डी तो पैरेलल है ही नहीं। ठीक है, प्रूफ। अब हम प्रूव करेंगे। सिंस गिवन दैट क्या है भाई? गिवन दैट क्या है? ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए अपॉन ई सी, ये गिवन दैट है, इसको हम फर्स्ट मान लें। बट बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया, बाय कंस्ट्रक्शन डी एफ पैरेलल किसके? बी सी। सो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हम लगा रहे हैं। हमने माना ना कि डी एफ पैरेलल बी सी के है, तो अब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के आधार पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सो बाय बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं? ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ये हम लिख सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन हमको मिल गया। ठीक है, अब एक चीज यहां हमको मिल गई भाई, ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए अपॉन ई सी है, ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए एफ अपॉन एफ सी है, यानी ये ए डी अपॉन डी बी की इक्वल है, ये भी ए डी अपॉन डी बी की इक्वल है, तो ए अपॉन ई सी इजकल टू ए एफ अपॉन एफ सी लिख सकते हैं कि नहीं? चाहे ए एफ अपॉन एफ सी इजकल टू ए अपॉन ई सी लिख दे, है ना?
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। पहले और दूसरे से हमको क्या मिला, ए एफ अपान एफ सी इजकल टू ए अपान ई सी, मिला ना हमको। क्योंकि ये भी एडी अपान डीबी के बराबर है, ये भी एडी अपान डीबी के बराबर है, तो हमको ये मिल गया, है ना। तो अब ए एफ अपान एफ सी प्लस 1 इजकल टू ए अपान ई सी प्लस 1, यहाँ लिख देंगे एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड 1। हम इसके दोनों साइड 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। ए एफ अपान एफ सी प्लस 1 ए अपान ई सी प्लस 1, इतना आप रोक के लिखिएगा। अब हम आगे चल रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि उधर मजा नहीं आएगा लिखने में, सो प्लीज इसको आप देखिएगा, ठीक है। क्या था, ए एफ अपान एफ सी प्लस 1 ए अपान ई सी प्लस 1 था ना। दोनों साइड हम 1 जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, दोनों साइड 1 क्या जोड़ रहे हैं, ए एफ अपान एफ सी प्लस 1 इजकल टू ए अपान ई सी प्लस 1, 1 जोड़े तो ए एफ प्लस एफ सी अपान एफ सी इजकल टू ए प्लस ई सी अपान ई सी। अब ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया, आपसे कुछ कहा नहीं मेरे भाई। एफ सी का 1 में मल्टीप्लाई तो एफ सी, तो ए एफ प्लस एफ सी अपान एफ सी, अगर आप फ्रैक्शन जानते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ए एफ एफ सी मिल करके क्या होगा, और देखिए ए एफ प्लस एफ सी इजकल टू ए सी हुआ ना, ए सी अपान एफ सी इजकल टू ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी दोनों मिलकर भी क्या बनेंगे, ए सी अपान ई सी। ए सी कट गया तो मिला क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एफ सी इजकल टू ई सी हमको मिला, एफ सी इजकल टू ई सी, एफ सी इजकल टू ए सी पर हम ई सी पर पहुंच गए मेरे भाई। यार एफ सी इजकल टू ई सी तब होगा जब एफ ई एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कौन साइड, ठीक है ना। ए एफ सॉरी एफ सी और ई सी तब इक्वल होंगे जब ये दोनों कौन साइड होंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कि दिस पॉसिबल क्या पॉसिबल, एफ सी ई सी ये कब पॉसिबल है, दिस पॉसिबल ओनली व्हेन एफ कोइंसाइड ई, ये तभी पॉसिबल है, दिस पॉसिबल ओनली व्हेन एफ कोइंसाइड ई, ये तभी संभव, क्या तभी संभव है, एफ सी इजकल टू ई सी तभी संभव है जब एफ कोइंसाइड क्या हो, ई हो। सो आवर एज्यूम्पशन, हमने जो सोचा था, इज रॉन्ग, हमारा सोचना गलत है। सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, देन क्या, डी ई हेंस डी पैरेलल किसके, बी सी,
ये प्रूव्ड हो गया। हमने जो माना, हमने मान लिया कि भैया डी एफ पैरेलल बी सी है, तो अपना ये सोचना गलत है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डी पैरेलल बी सी है, बस इतना लिख देना। सीधी सी बात है कि हम डी एफ को पैरेलल मान के चले, तो जब हम डी एफ को पैरेलल मान के चले तो इस कंडीशन में पहुंच गए कि एफ कोइंसाइड ई है, तो एफ कोइंसाइड ई तभी हो सकता है, नहीं, ये एफ सी इजकल टू ई सी है, ये एफ सी इजकल टू ई सी तभी हो सकता है जब एफ ई के कोइंसाइड हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोचना था वो गलत है। देन डी पैरेलल बी सी ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोनों। सो प्लीज अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो प्लीज अपने कमेंट्स बॉक्स में बात जरूर लिखिएगा। जब हम थ्योरम प्रूव करते हैं तो बहुत ऐसी बात होती हैं जो आपको कल्पना हो सकती है कि ये कहाँ से लिख लिए, ये क्यों लिख लिए। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय यदि रखते हैं, अपने कन्फ्यूजन रखते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स, आप गणित कर सकते हैं, सरल भाषा में बताने का प्रयास करता हूं। तो मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।